हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि जो फुल कंप्लीटली इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर उसका क्या होता है एक मेंटेनेंस कंपनी में या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में। सही है, तो आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन उसका आंसर भी बताएगा, लेकिन शॉर्ट में बताएगा, डिटेल में बताएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मेरा हर क्वेश्चन का जो आंसर में बताएगा उसका ऊपर आप सर्च करने का, जिस वजह से आपको यूट्यूब से दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल पूरा डिटेल वीडियो बहुत सारे आदमी बना कर रखा है, हमारा चैनल में भी पड़ा है। तो आप लोग को उससे आपको बाकी जो आपको समझना है वो नॉलेज लेना है, वो नॉलेज ले लेने का। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को क्या क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर क्या होगा उसका बारे में मालूम होगा, तो हम लोग ये इंटरव्यू को अच्छा से सक्सेसफुली हम लोग उसको इंटरव्यू कर सकता है। सही है, तो चलिए मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होता है तो उसमें पहले क्वेश्चन किया जाता है, कोई एक टेक्नीशियन आएगा और ये सेम ये जो क्वेश्चन आंसर बोल रहा है, एक सुपरवाइजर को भी इसका नॉलेज होना चाहिए या एक टीम लीडर को भी नॉलेज होना चाहिए, ये सबका क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग को कैसा लगा वीडियो और मेरे को कमेंट्स करके बताइए। सही है, और जिसको कुछ डाउट होगा तो उसको मेरे को सीधा डायरेक्ट मेरा चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करेगा। सही है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग के लिए मैं एक पूरा इतना सारे क्वेश्चन आंसर मेरा माइंड में इधर उधर हो जाए, इसके लिए मैंने उसको नोट कर दिया है। मैं देख के आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग चाहे तो आप इसको मेरा वीडियो देख के आप लोग नोट करके रखिए या मेरा वीडियो को सेव करके रखिए, जिस वजह से आपको कभी भी इंटरव्यू जाने से पहले इससे उसको प्रिपरेशन कर सकता है, रिमाइंड कर सकता है। सही है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आंसर ये होता है कि पीपीएम क्या है। एक टेक्नीशियन को पूछा जाएगा पीपीएम क्या है, तो पीपीएम ये वो बताएगा कि पीपीएम होता है हमारा जो फुल फॉर्म पहले पीपीएम का समझना चाहिए, वो होता है प्लान प्रिवेंटिव हमारा मेंटेनेंस। सही है, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो हमारा 4 स्टेप पे होता है। उसको कोई जगह पे कोई काम सर्विस के ऊपर हर महीना उसको पीपीएम करना पड़ता है। जैसे हम लोग को उसको हर महीना उसका पीपीएम उसका करना है, और जैसे दूसरा है हम लोग 3 महीना में करना है। कोई सर्विस है जिसको हम लोग 6 महीना में एक बार करना है, कोई इसको साल में एक बार करना पड़ता है। सही है, 4 स्टेप पे करता है। आपको पूछा जाए कितना स्टेप है तो आप 4 स्टेप बोलने का और इतना ही बोलने का, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। सही है, इतना में वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ज़्यादा लंबा ज़्यादा कुछ और समझाने का जरूरत नहीं होता है जब वो दूसरा क्वेश्चन ना करे। सही है, और उसके बाद में बोलेगा कि सीएम क्या है। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मेंटेनेंस कंपनी में, पीपीएम, सीएम और आरएम। सीएम जो होता है हमारा करेक्टिविटी मेंटेनेंस, आपको इतना सा ही बोलना है, उसके ऊपर टोटल डिटेल्स और कुछ पूछेगा नहीं, पूछेगा तो उसको बताने का। करेक्टिविटी जो है हमारा जो भी काम है, वो जो हमारा सर्विस है वो हमारा चालू है और उसको किसी वजह से वो डीएक्टिव हो गया या उसका बंद हो गया तो उसको करेक्शन करना है, करेक्टिविटी करके उसको चालू करना है। तो आरएम क्या होता है हमारा रिएक्टिव मेंटेनेंस। आरएम का मतलब है हमारा रिएक्टिव मेंटेनेंस, मतलब जैसे हमारा कोई डिवाइस चल रहा है, कोई मशीन कोई सिस्टम चल रहा है और वो बंद पड़ गया, उसको उसका डीएक्टिव हो गया, उसको एक्टिव करना है। सही है, उसको हम लोग बोलता है रिएक्टिव मेंटेनेंस। सही है, तो इसमें उसको भी एक लाइन में भी बोला जाता है कि वो जैसे हम लोग इमरजेंसी एक्शन उसको लेना है, कोई हमारा सिस्टम काम कर रहा है या हमारा जैसे सीसीटीवी का कैमरा, नेटवर्किंग का जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा होता है उसका जो रैक होता है डाटा सेंटर, उसमें कुछ पावर बंद हो गया सडनली, उसको इमीडिएटली जाके उसको रिएक्टिव करना है, मतलब एक्टिव पे उसको रहना है। सही है, तो इसका शॉर्ट में आपको क्वेश्चन का आंसर ये आपको बता सकता है कि आरएम का मतलब है रिएक्टिव मेंटेनेंस। सही है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको मालूम है, जो लोग इंटरव्यू दिया उन लोग को पता है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर क्या होता है वो सब क्वेश्चन में सब हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो बहुत सारे आदमी को इसका ऊपर में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, मेरा चैनल में पड़ा है, देख सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि हमारा ये स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर एक स्टार्टर होता है जो हमारा मोटर को स्टार्ट करने में उपयोग यूज किया जाता है। सही है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मोटर है वो डायरेक्ट उसको करंट में नहीं चलाने के लिए उसको स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में चालू करना पड़ता है। उसका वजह से हम लोग क्या होता है हमारा मोटर को प्रोटेक्शन होता है, उसका हमारा करंट भी सेव होता है और हमारा पंप सही से चलता है। सही है, तो इतना ही बोल सकते हैं। उसके बाद में आपको उधर क्वेश्चन करेगा कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का जो कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या सामान चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं कि उसमें हमारा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में 3 मेन कंडक्टर चाहिए, 3 कंडक्टर होना चाहिए, एक ओवरलोड रिले होना चाहिए, 2 स्विच होना चाहिए जो हमारा स्टॉप और स्टार्ट है, और उसके बाद एक हमारा टाइमर होना चाहिए। और इसी सामान के साथ ये इंस्ट्रूमेंट के साथ हमको पूरा कंट्रोलिंग स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का हम लोग
कंट्रोलिंग वायरिंग कर सकता है। सही है। उसके बाद में कोई कोई जगह पे आपको प्रैक्टिकल बोलेगा भी आपको करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू का अंदर नहीं बोलेगा कि ऑफिस का इंटरव्यू में इतना नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी आपको पूरा सिलेक्ट हो गया तो फिर वो कभी कभी बुला सकता है साइट के अंदर या वर्कशॉप में बुला सकता है कि उसका प्रैक्टिकल करके देखने के लिए। उसके बाद आपको फिर पूरा 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही है। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकली कराता नहीं है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्टर क्या है बोलेगा तो यही है, हमारा एक मोटर को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वो यूज होता है। तो इसमें हम लोग को यही काम करता है कि पहला हमारा जो मेन कंट्रैक्टर है, मेन कंट्रैक्टर से हमारा स्टार्ट हो जाता है। स्टार का फिर हम लोग कुछ टाइम का बाद, जैसे हम लोग 10-15 सेकंड जितना भी सेट करके रखेगा टाइमर में, उसके बाद हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। और जब डेल्टा में हो जाता है, डेल्टा का जो मोटर का हमारा आरपीएम है, वो जो स्पीड है, वो स्पीड में डेल्टा में कंटिन्यू चलते रहता है जितना टाइम तक उसको चलना है। सही है। तो यही है बस। दूसरा भी हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा जाएगा मेगर क्या है। तो मेगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मेजरिंग करते हैं, हम लोग मोटर को भी मेजर करता है, हम लोग केबल को भी मेजर करता है। जो हमारा केबल है उसका जो इंसुलेशन टेस्ट को हम लोग मेगर टेस्ट बोला जाता है। उसको आईआर टेस्ट भी कई जगह पे मेगर नहीं बोलेगा, आईआर टेस्ट क्या है वो भी पूछा जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं इंसुलेशन टेस्ट है। उसको कैसे किया जाता है कि हम लोग हर एक केबल के साथ दूसरा केबल को हम लोग 500 वोल्टेज जो डीसी होता है, ये भी पूछा जाएगा कि कितना वोल्टेज में आपको मेजरिंग करना है। तो आप लोग बोल सकता है कि 500 डीसी में हम लोग मेजरिंग करता है। जितना भी हमारा वायर होता है, मेन सर्किट होता है या हमारा केबल होता है, तो उसको हम लोग 500 डीसी में उसको हम लोग उसका इंसुलेशन टेस्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम लोग आर्क रेड के साथ हम लोग हर केबल जो हमारा 3 फेज केबल 3 फेज प्लस हमारा न्यूट्रल एर्थ होता है, सब कुछ साथ साथ में वापस में टच करके उसका रेजिस्टेंस चेक करना है, उसका इंसुलेशन टेस्ट हम लोग को चेक करना है, वो हमारा केबल सही है या किधर डैमेज हो गया। सही है। यही होता है मेगा टेस्ट। सही है। इसमें हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारा केबल अच्छा है या केबल ख़राब है, इसको हम लोग यूज कर सकता है, इसमें पावर एनर्जी कर सकता है या नहीं कर सकता है। सही है। तो लेकिन कई जगह पर जैसे ज़्यादा लंबा बहुत लंबा केबल जा रहा है या उसको केबल का साइज़ थोड़ा मोटा हो गया, 240 केबल ऐसा साइज हो गया, तो हम लोग को उसमें 1000 में हम लोग वोल्ट में हम लोग उसको चेक करता है। सही है। तो यही होता है हमारा मेगा टेस्टिंग का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आया होगा। ये जो है प्रैक्टिकल में हमारा काम और जो हम लोग कर रहा है इतना साल से, जो मैं इधर रह के और जितना कंपनी में मैं इंटरव्यू दिया उसी से मैं कलेक्ट करके ये आपका पास रखा हूँ। और आप लोग को भी पता लग जाएगा, कोई भी एक इंटरव्यू आप जब अटेंड करेगा तब मेरा वीडियो में कितना सच्चाई है, कितना रियल है, आपको पता लगेगा। भले इसमें कुछ और लंबा डिटेल में समझाना चाहिए, लेकिन मेरे पास वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा है। और इसके ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो मेरा हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसके ऊपर प्रैक्टिकल डिटेल वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। सही है। आप लोग देख सकता है। सही है। और जिसको नहीं मिलेगा तो मुझे बोलेगा, तो मैं उसको डायरेक्टली लिंक भी भेज दूंगा। सही है। जो क्वेश्चन के ऊपर उसको प्रैक्टिकली दिखना है और ज़्यादा से और थोड़ा समझना है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यूपीएस का बारे में आपको पूछा जाएगा कि यूपीएस के बारे में पता है यूपीएस क्या है, वो क्या काम करता है। सही है। तो आप एक सीधा आपको उसको बोल सकता है, ये यूपीएस जो है हमारा इंटरप्रेबल जी, यूपीएस जो है हमारा उसको ऑन इंटरप्रेबल पावर सप्लाई बोला जाता है। ये क्या होता है कि हमारा किसके लिए यूज किया जाता है। हमारा जो पावर है, जब हमारा नॉर्मल पावर जब बंद हो जाता है तब हमारा कोई इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑफिस है, जिसमें हमारा पावर बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, या डाटा सेंटर हो गया, सीसीटीवी कैमरा जो नेटवर्किंग उसका रूम हो गया, टेक्निकल रूम हो गया, उसमें से हमेशा पावर चाहिए। तो वो जगह पे हम लोग क्या करता है, ये यूपीएस यूज किया जाता है यूपीएस पावर का, कि कभी नॉर्मल पावर ट्रिप हो जाएगा, किसी वजह से बंद हो जाएगा तो यूपीएस पावर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कैसे होता है कि हमारा नॉर्मल जो हमारा एसी वोल्ट पावर है, तो एसी पावर से उसको बैटरी जो है हमारा डीसी बैटरी को ये चार्ज करता है, और चार्जिंग करने के बाद हमारा फिर हमारा डीसी पावर को हमारा एसी पावर से कन्वर्ट करके हम लोग को फिर हमारा जो पावर फील्ड में हम लोग को जो पॉइंट में हमको पावर चाहिए वहाँ हमको पावर सप्लाई करता है। सही है। तो इसका जो प्रोसेसिंग है यही काम यूपीएस करता है। तो आपको यूपीएस के बारे में डिटेल जानना है तो फिर आपको यूपीएस के ऊपर चैनल में देखना पड़ेगा। सही है। तो यही होता है। तो हमारा जो पावर एसी से डीसी, डीसी से एसी, पहले एसी से डीसी होएगा, डीसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज से फिर यूपीएस उसको एसी वोल्टेज करके हमको एसएमडीबी में सप्लाई दिएगा। उसका बाद में हमारा सीधा डीबी और हमारा जो लोड पॉइंट है वहाँ हमारा पावर चला जाएगा। तो मतलब यूपीएस पावर जहाँ रहता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है और इम्पोर्टेंट काम का जगह होता है, इंपॉर्टेंट मशीन होता है जिसको कभी भी पावर बंद नहीं होना चाहिए। हमारा नॉर्मल पावर कभी किसी वजह से कट हो गया, ट्रिप हो गया तो हमारा यूपीएस पावर चालू होना चाहिए। सही है, तो यही है बस यूपीएस का काम है। तो आप लोग इतना बोलेगा तो आप लोग को आराम से इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको यूपीएस के बारे में जानकारी है। और इसका काम को सीखना है, कैसे क्या है नहीं है उसका और अच्छा से, तो आपको और एक वीडियो देखना पड़ेगा यूपीएस का। सर्च करके आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं यूपीएस क्या है, कैसे काम करता है, क्या है। सही है। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, एक कैपेसिटर बैंक क्या है। कैपेसिटर जो बैंक है उसको हम लोग सबस्टेशन का अंदर हम लोग लगा जाता है। जो सबस्टेशन में हमारा ट्रू करंट होता है, वो ट्रू करंट को हमारा नॉर्मली हम लोग को कोई भी कंट्री में हमारा जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारा जो पावर प्लांट से, ट्रांसफार्मर से, वो कभी भी हमारा परफेक्ट क्वालिटी करंट नहीं होता है। हमेशा हमारा क्वालिटी करंट बोलेगा तो हमारा 0.1 हमारा जो है, हमारा 1 जो है उसका बराबर क्वालिटी करंट होता है। लेकिन हम लोग को कभी भी 1 नहीं मिलता है, हम लोग को 0.9, 0.7, 0.8 ये हिसाब से हम लोग को करंट मिलता है। जिस वजह से हमारा सामने कोई बड़ा पंप या मशीनरी चल रहा है जिसको बराबर उसको 0.1 का ही चाहिए, हम करंट चाहिए, तो उसको नहीं मिल पा रहा है। उस टाइम वो क्या करता है, ज़्यादा करंट खींचता है और हमारा करंट बिल भी ज़्यादा आता है, वोल्टेज भी ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। तो इसी जगह पे हम लोग उसको बैलेंसिंग करने के लिए, उसको नॉर्मल एक अच्छा करंट उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक हम लोग उसमें लगा के, जो हमारा करंट आ रहा है, जो हमारा नॉर्मल करंट आता है, पावर आता है, उसको हम लोग बेहतर करके थोड़ा और उसको अच्छा करके हम लोग हमारा जो डिवाइस चलते हैं उसको हम लोग सप्लाई देता है। तो उसी को कैपेसिटर बैंक बोला जाता है। तो सीधा आप लोग को बोलने के लिए बोलेगा कि जो हमारा सबस्टेशन है उसका जो जी यूपीएस जो है हमारा, उसको ऑन इंटरप्रेबल पावर सप्लाई बोला जाता है। ये क्या होता है कि हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा जो पावर है, जब हमारा नॉर्मल पावर जब बंद हो जाता है तब हमारा कोई इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑफिस है, जिसमें हमारा पावर बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, या डाटा सेंटर हो गया, सीसीटीवी कैमरा जो नेटवर्किंग उसका रूम हो गया, टेक्निकल रूम हो गया, उसमें से हमेशा पावर चाहिए। तो वो जगह पे हम लोग क्या करता है, ये यूपीएस यूज किया जाता है यूपीएस पावर का, कि कभी नॉर्मल पावर ट्रिप हो जाएगा, किसी वजह से बंद हो जाएगा तो यूपीएस पावर कंटिन्यू चलते रहेगा। ये कैसे होता है कि हमारा नॉर्मल जो हमारा एसी वोल्ट पावर है, तो एसी पावर से उसको बैटरी जो है हमारा डीसी बैटरी को ये चार्ज करता है, और चार्जिंग करने के बाद हमारा फिर हमारा डीसी पावर को हमारा एसी पावर से कन्वर्ट करके हम लोग को फिर हमारा जो पावर फील्ड में हम लोग को जो पॉइंट में हमको पावर चाहिए वहाँ हमको पावर सप्लाई करता है। सही है। तो इसका जो प्रोसेसिंग है यही काम यूपीएस करता है। तो आपको यूपीएस के बारे में डिटेल जानना है तो फिर आपको यूपीएस का ऊपर चैनल में देखना पड़ेगा। सही है। तो यही होता है। तो हमारा जो पावर एसी से डीसी, डीसी से एसी, पहले एसी से डीसी होएगा, डीसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज से फिर यूपीएस उसको एसी वोल्टेज करके हमको एसएमडीबी में सप्लाई दिएगा। उसका बाद में हमारा सीधा डीबी और हमारा जो लोड पॉइंट है वहाँ हमारा पावर चला जाएगा। तो मतलब यूपीएस पावर जहाँ रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है और इम्पोर्टेंट काम का जगह होता है, इंपॉर्टेंट मशीन होता है जिसको कभी भी पावर बंद नहीं होना चाहिए। हमारा नॉर्मल पावर कभी किसी वजह से कट हो गया, ट्रिप हो गया तो हमारा यूपीएस पावर चालू होना चाहिए। सही है। तो यही है बस यूपीएस का काम है। तो आप लोग इतना बोलेगा तो आप लोग को आराम से इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको यूपीएस के बारे में जानकारी है। और इसका काम को सीखना है, कैसे क्या है नहीं है उसका और अच्छा से, तो आपको और एक वीडियो देखना पड़ेगा यूपीएस का। सर्च करके आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं यूपीएस क्या है, कैसे काम करता है, क्या है। सही है। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, एक कैपेसिटर बैंक क्या है। कैपेसिटर जो बैंक है उसको हम लोग सबस्टेशन का अंदर हम लोग लगा जाता है। जो सबस्टेशन में हमारा ट्रू करंट होता है, वो ट्रू करंट को हमारा नॉर्मली हम लोग को कोई भी कंट्री में हमारा जो पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारा जो पावर प्लांट से, ट्रांसफार्मर से, वो कभी भी हमारा परफेक्ट क्वालिटी करंट नहीं होता है। हमेशा हमारा क्वालिटी करंट बोलेगा तो हमारा 0.1 हमारा जो है, हमारा 1 जो है उसका बराबर क्वालिटी करंट होता है। लेकिन हम लोग को कभी भी 1 नहीं मिलता है, हम लोग को 0.9, 0.7, 0.8 ये हिसाब से हम लोग को करंट मिलता है। जिस वजह से हमारा सामने कोई बड़ा पंप या मशीनरी चल रहा है जिसको बराबर उसको 0.1 का ही चाहिए, हम करंट चाहिए, तो उसको नहीं मिल पा रहा है। उस टाइम वो क्या करता है, ज़्यादा करंट खींचता है और हमारा करंट बिल भी ज़्यादा आता है, वोल्टेज भी ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। तो इसी जगह पे हम लोग उसको बैलेंसिंग करने के लिए, उसको नॉर्मल एक अच्छा करंट उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक हम लोग उसमें लगा के, जो हमारा करंट आ रहा है, जो हमारा नॉर्मल करंट आता है, पावर आता है, उसको हम लोग बेहतर करके थोड़ा और उसको
अच्छा करके हम लोग हमारा जो डिवाइस चलते हैं उसको हम लोग सप्लाई देता है, तो उसी को कैपेसिटर बैंक बोला जाता है। तो सीधा आप लोग को बोलने के लिए बोलेगा कि जो हमारा सबस्टेशन है उसका जो ट्रू करंट है पावर फैक्टर का मेंटेनेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर फैक्टर, सेम यही बात है कि पावर फैक्टर क्या है, आपको पूछा जाएगा बहुत सारे कंपनी में पावर फैक्टर क्या है। तो पावर फैक्टर यही है कि एक द डिफरेंट बिटवीन ट्रू करंट एंड अपरेंट करंट। तो उसका आंसर यही आप ये बता सकता है कि द डिफरेंट बिटवीन ट्रू करंट, जो हमारा करंट आता है तो उसमें से वो अपरेंट करंट को वो 0.9 to 1 पावर डिफरेंट करता है। जैसे हमारा पावर आता है, हमारा नॉर्मल पावर, यही सेम बात में पिछला क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो आता है वो 0.9 आता है, तो उसको हम लोग 0.1 करना है, तो वही पावर फैक्टर का काम है। और इसी वजह से हम लोग को कैपेसिटर बैंक यूज़ करना पड़ता है, जिस वजह से हमारा बिल्डिंग का करंट बिल भी हमारा कम आएगा, हमारा जो है डिवाइस भी जो है वो अच्छा से स्मूथली वो काम करेगा। सही है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, डीजी क्या है। डीजी बोलेगा तो डीजल जनरेटर है। बहुत सारे आदमी को शॉर्ट फॉर्म में बता देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। डीजल जनरेटर है। नॉर्मली वो कैसे काम करता है, जो डीजल जनरेटर है वो हमारा अल्टरनेट स्टार्ट मैकेनिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डाइवर्ट करता है, परिवर्तन करता है। जो ऐसे हम लोग बोलता है कि हमारा जैसे एक डीजल जनरेटर क्या होता है, वो डीजल में चालू होता है, डीजल से उसका जनरेटर हमारा मैकेनिकल से एनर्जी के स्टार्ट होके उसका बाद में वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डाइवर्ट हो जाता है। सही है। तो ये हमारा जनरेटर का काम है। ये हम लोग को जब हमारा नॉर्मल पावर हमारा बिल्डिंग में बंद हो जाएगा किसी वजह से, तो हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर से हम लोग को जनरेटर का पावर मिल जाएगा। सही है। तो डीजी यही है, डीजल जनरेटर, इसका काम है ये, आप लोग समझ आया। और इसका ऊपर ज़्यादा डीपली जानना है तो आपको अलग से एक वीडियो देखना पड़ेगा। सब वीडियो हमारा चैनल में पड़ा है, आप कहीं भी यूट्यूब में किसी का चैनल से में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर है जो हम लोग को इलेक्ट्रिकल का काम का बारे में बहुत सारे समझाया, हर चीज़ हर तरीक़ा से एग्जाम्पल का साथ में, प्रैक्टिकल का साथ में बहुत सारे वीडियो है जो हम लोग को सीखने के लिए, देखने के लिए वो लोग बना है। सही है। तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। मेरा ये जो आज का वीडियो है ये मेन थिंग है, हम लोग को क्या क्वेश्चन होता है और उसका शॉर्ट में क्या आंसर होता है उसका बारे में मैं जस्ट बेसिक नॉलेज देगा। और बाकी मैं भी आपका जैसा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी इलेक्ट्रिकल में PhD किया हूँ, और PhD वाला तो ऐसा फ्री में नॉलेज कहीं भी देगा नहीं। कहीं भी आप यूट्यूब में देखो कि PhD करने वाला आदमी कोई भी ऐसा फ्री में इंटरव्यू का क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका क्या क्वेश्चन आंसर वो कोई भी नहीं बताएगा। तो लेकिन हम लोग, मैं क्यों बताता हूँ, मुझे मालूम है, मैं जब आया था शुरू से 2008 का एंड में आया था, तो लगभग मेरे को 14 साल से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इधर जो काम शुरू से मैं कैसा आया, आप लोग जैसा सेम टेक्नीशियन में आया, उसका बाद में मेरे को इधर काम करके फिर उसके बाद मेरे को क्या क्या स्टेज फॉलो करना पड़ेगा, क्या मुझे कितना मतलब हर चीज़ को बर्दाश्त करके कितना मुझे इधर स्ट्रगल करना पड़ा, उसका बाद में मुझे सुपरवाइज़र फोरमैन का चांस मिला। मैं भी बहुत कंपनी में सुपरवाइज़र फोरमैन में काम करके बहुत पैसा भी कमाया, अच्छा सब कुछ फैसिलिटी भी मिला। तो आप लोग भी ऐसा कर सकता है। मैं बहुत सारा आदमी जो आता है हमारा इधर गल्फ में या दुबई में, हमारा इंडियन हो या कहीं भी कंट्री में आता है, नेपाल हो, श्रीलंका हो या हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये सब लोग बहुत लेबर आता है, लेबर कैटेगरी में ज़्यादा आदमी आता है, वो लोग बहुत परेशान हो जाता है। इधर विजिट में आ गया और विजिट में आने के बाद इधर वो लोग को जॉब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन लोग को काम मालूम नहीं है। बहुत सारे आदमी आता है, थोड़ा काम थोड़ा नॉलेज लेके, उन लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग जा रहा है, इतना लाखों रुपया खर्चा करके जा रहा है, हमको जो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर आएगा, उसको हम लोग उससे पहले हम लोग को ये मालूम है नहीं है। उसके लिए हमको प्रिपरेशन होके जाना चाहिए या ऐसे ही मुँह उठा कर चला जाना चाहिए। तो आप लोग ऐसा आके बहुत सारे आदमी मेरे को मिला, 1000 आदमी अभी भी है, इस टाइम पे भी है, जो लोग विजिट में आया है वो लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। जब तो ऐसे भी कंस्ट्रक्शन का बहुत काम अभी कम हो गया है, स्लो डाउन हो गया है, जो भी अभी चल रहा है पूरा मेंटेनेंस का कंपनी का चल रहा है। आपको मालूम है, हर जितना आदमी मेरा वीडियो देख रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन और एक मेंटेनेंस का इलेक्ट्रिशियन का साथ में बहुत डिफरेंट होता है। जो कंस्ट्रक्शन का इलेक्ट्रिशियन होता है उसको 50% काम फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का काम उसको मालूम नहीं होता है। सही है। इसमें ज़्यादा टेक्निकली हम लोग को काम करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें आराम काम करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग
यूज होने वाला, सीखने वाला ITI डिप्लोमा और हमारा BTech का जो हम लोग कोर्स किया है उसी का काम इसमें हम लोग को ज़्यादा यूज होता है, जो हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होता है, मेंटेनेंस कंपनी होता है। तो इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम लोग काम नहीं किया फील्ड में, तो हम लोग सीधा आ जाएगा विजिट में, तो हमको कोई भी नहीं रखेगा। इधर कोई भी कंपनी आपको इंटरव्यू लिएगा तो इधर जो आदमी इंटरव्यू दे के जॉब मिल रहा है, जिसको सैलरी इधर ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है, और वो हिसाब से भी इंटरव्यू होता है। जैसे अपना कंट्री जाता है या कोई भी मुल्क जाता है इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ वो कम सैलरी देता है, इसके लिए कोई भी आदमी को उठा के लेके आ जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ का भी इंटरव्यू भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के लेके आ जाएगा, लेकिन यहाँ का जैसा नहीं होता है। यहाँ वहाँ से एक इलेक्ट्रिशियन लेके आएगा, उसको वो 1000-1200 दिरहम सैलरी दिएगा, लेकिन वही इलेक्ट्रिशियन आदमी को इधर 1500, 1800, 2000 तक दिरहम का सैलरी भी दे रहा है। तो मेरा बोलने का यही है कि हम लोग जो विजिट में आ रहा है, हम लोग को उस जाने से पहले हम लोग जो काम के लिए जा रहे हैं उस काम के लिए हम लोग पूरा अच्छा से तैयार होके जाए, उसी काम के बारे में नॉलेज हमको मिले, या हम लोग इधर काम करके प्रैक्टिकली उसको सीख के उसका बाद आएगा, तो आपको कोई भी कंपनी इधर इंटरव्यू लेने का टाइम वो समझ जाएगा आपके काम के बारे में नॉलेज है, आपको उसको आपको ज़रूरत है तो आपको कंपनी में रखेगा। नहीं तो ऐसे ही आप आके, बहुत सारे आदमी ऐसे ही आता है, उसका बाद में रिटर्न भी जाता है, लाखों रुपया खर्चा करके उसका बेकार हो जाता है। कोई गरीब आदमी है, कहाँ से कैसे पैसा लेकर आया, कोई इंटरेस्ट में लेकर आया, कोई उधार करके लेकर आया, कैसे आया, लेकिन जॉब नहीं मिलेगा तो अच्छा बात नहीं है। लेकिन जॉब मिलने के लिए अपना अंदर टैलेंट होना चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो हमको जॉब मिल जाएगा। तो जिसको कम थोड़ा नॉलेज है, कम थोड़ा काम के बारे में जानकारी है, और उसको ऐसा चांस नहीं मिला कि वो बहुत अच्छा से अच्छा सीखने के लिए, तो ये मेरा वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आंसर एक इंटरव्यू में होता है। बहुत सारे कंपनी में मैं भी इंटरव्यू लिया हूँ, जो हमारा टेक्नीशियन लोग आता है, लेबर लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू भी मेरे को भी बहुत बार मैं उन लोग से इंटरव्यू लिया हूँ। यही क्वेश्चन जो होता है, मैं आपको उसका ऊपर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इतना मैं आज जितना क्वेश्चन आंसर बताएगा उसी को आप लोग प्रिपरेशन हो जाएगा, तो कोई भी ऐसा गल्फ कंट्री का कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको रिजेक्ट करेगा। एक तो मैं ये 26 क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो बता रहे हैं, आपको इतना लंबा भी कोई इंटरव्यू में नहीं लेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर आ रहा है बोल के मैं इतना क्वेश्चन आपका सामने रख रहा हूँ। ये पूरा आप प्रिपरेशन हो जाएगा, तो इसी के अंदर से आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन का आप 8 आंसर भी बराबर दे दिया तो आगे वो क्वेश्चन करेगा नहीं, फिर आपको जो भी है उसका कंपनी में उसको सिलेक्ट कर देगा और आपको जॉब मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सैलरी में कम ज़्यादा किसके लिए होगा कि जैसे आपको काम का साथ साथ में, इंटरव्यू के साथ साथ में आपका साथ ITI डिप्लोमा या BTech इंजीनियर का जो कोर्स होता है उसका जो हम लोग सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपका साथ में है ओरिजिनल, तो आपको अच्छा सैलरी भी मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ का 2000 दिरहम, 2500 दिरहम, 3000 दिरहम भी मिल जाएगा। जैसे दूसरा जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, वहाँ फोरमैन का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी जो होता है, आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस कंपनी में आपको एक टेक्नीशियन को भी उतना मिल जाएगा, उतना भी अभी मिल रहा है। बहुत सारे आदमी को भी ये मालूम है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोग को एक्चुअली रियली बात मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट बात बोल रहा हूँ, उन लोग को मालूम चलेगा। सही है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझाया, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 11 नंबर क्वेश्चन है कि रिले क्या है। रिले जो होता है हमारा कंट्रोल पैनल के अंदर लगता है रिले, वो हमारा 24 वोल्ट का भी होता है, कई जगह पे 220 वोल्ट का भी होता है। उसका काम है कि हमारा मोटर को चालू करना है। जब हमारा मोटर कमांड दिएगा, जैसे मैं एक सम्प पंप का बारे में बता रहा हूँ, तो सम्प पंप का क्या होता है, हमारा फ्लोट स्विच ही उसको मॉनिटरिंग करता है कि जब हमारा पानी आ जाएगा तब वो फ्लोट स्विच हमारा ऐसे का ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने का टाइम में उसका अंदर में जो बॉल होता है वो उसको जाकर टच होने के बाद कंटिन्यूटी जाएगा, सीधा हमारा कंट्रैक्टर को कमेंट्स दिएगा, और उसके बाद हमारा रिले को कमेंट्स दिएगा, तो हमारा NO NC उधर से चेंज होके हमारा पंप चालू हो जाएगा। फिर जब उसको डाउन हो जाएगा, जैसे या कोई जगह पे टाइमर का थ्रो चल रहा है कि टाइम का हिसाब से चलेगा, तो टाइमर का हिसाब से भी वो NO NC होके हमारा मोटर को चालू करना है और बंद करना है। यही रिले का काम होता है। जब रिले फ्यूज हो जाता है तो पंप हमारा काम नहीं करता है, फिर हम लोग को रिले चेंज करना पड़ता है। तो जब आप लोग को काम कंट्रोल पैनल में करेगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। बस क्वेश्चन आएगा तो इसको यही बताने का कि ये NO NC हमारा कन्वर्ट करके हमारा वो जब पंप को चालू करता है, ये हमारा कंट्रोल पैनल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सही है, तो इसका ऊपर डिटेल जानना है तो फिर आपको और एक वीडियो देखना पड़ेगा जो रिले का ऊपर वीडियो बना हुआ है। सही है, 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग को, रिस्क असेसमेंट क्या है। आप लोग काम तो सब मालूम हो गया, काम का बारे में आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अच्छा हो गया, आपको सब काम मालूम है, सब काम किया है, लेकिन सेफ्टी का बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। सेफ्टी का बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल का जो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होता है बहुत खतरा रहता है, बहुत डेंजर रहता है। थोड़ा इधर उधर होने पर हमको शक लगेगा या कोई बड़ा एक्सीडेंट होकर बिल्डिंग भी जलने, DB भी जलने का चांस रहता है। तो इसके लिए हम लोग सेफ्टी का ऊपर भी हम लोग, सेफ्टी प्रोसीजर के ऊपर भी हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, वो भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि होएगा कि
रिस्क असेसमेंट क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जहाँ हम लोग काम करेंगे, जो उधर का जो हैजर्ड है उसमें जो हम लोग काम करेंगे उसमें क्या खतरा है। जैसे कि लाइव पैनल है, उसमें खतरा क्या रहता है कि हमको शॉक मारने का खतरा रहता है, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे वो खतरा को, कैसे हम लोग उसके लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, वो जो सेफ्टी प्रोसीजर होता है उसी को हम लोग रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। तो उसके ऊपर आप लोग को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप देखिए, उसमें पूरा बताएगा कि हम लोग कैसे खतरा जो है हैजर्ड को हम लोग कैसे कंट्रोल करता है, कि हम लोग डीबी लाइव पैनल में काम करना है तो किस हिसाब से हम लोग को पीपी यूज करना है, उसका इंसुलेटर टूल्स यूज करना है, जिस वजह से हमको किसका ऊपर खड़ा रहना है, जो मैट होगा वो कितना केबी का वोल्टेज का प्रोटेक्शन रबर मैट होगा, या हमारा जो हैंड ग्लोव्स होगा रबर कितना 1000 मिनिमम का 11 केबी का हमारा वोल्टेज का करंट को रुकने के लिए उसका कैपेसिटी होना चाहिए, या जो टूल्स में काम करेंगे वो भी पूरा इंसुलेटर टूल्स होना चाहिए। उसका ऊपर डिटेल वीडियो बहुत सारे है, तो आपको ये नॉलेज बस इतना ही होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट क्या है, कि उस आप सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग जो काम करेंगे उसमें जो खतरा है वो हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए जो सेफ्टी प्रोसीजर है उसको रिस्क असेसमेंट बोला जाता है। सही है। नेक्स्ट में क्या है, लेडर का सेफ्टी। लेडर का सेफ्टी जो होता है, आपको क्वेश्चन है कि लेडर का सेफ्टी के बारे में आप थोड़ा बताइए। लेडर का सेफ्टी जैसे हम लोग एक लेडर खड़ा करेंगे, ये टाइप लेडर खड़ा करेंगे, ज़्यादातर अब तो इधर गल्फ कंट्री में ये टाइप लेडर ही अलाउ है, सिंगल टाइप लेडर काम करने के लिए नहीं देता है, जो हमारा अपना मुल्क में है ऐसे दीवार में लगा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। इधर जो लेडर होता है ये टाइप का लेडर होता है। पहले आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ कि लेडर का सेफ्टी के बारे में जब आपको पूछा जाएगा बोलने का कि हम लोग जो लेडर हम लोग यूज करेंगे वो लेडर हमारा अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, उसमें कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक आदमी उसको होल्ड करना चाहिए, कि होल्ड करके मजबूत पकड़ेगा तभी एक आदमी ऊपर चढ़ के उसको काम करेगा। और ज़्यादा बड़ा लेडर में काम करना है, हाइट में काम करना है, उसके साथ साथ में हमको सेफ्टी बेल्ट भी पहन के उसको हैंगिंग करना है, कि किसी वजह से हम लोग काम करने का टाइम गिरने के लिए चांस रहेगा तो हम लोग हैंगर में सेफ्टी बेल्ट में हैंग हो जाएगा, जिस वजह से हम गिर के हमारा हाथ पैर कुछ तोड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये आपको इतना ही सी बोलेगा तो वो बहुत है, कि वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको इतना सा बोलेगा तो जिसको उनको समझ आएगा। और इंटरव्यू देने के टाइम आपको ये ध्यान रखने का कि सामने वाला जो क्लाइंट होगा हमारा, जो हमारा सामने सुपरवाइजर होगा या इंजीनियर होगा या मैनेजर होगा, कोई ऐसा टैलेंट बंदा होगा जो हमारा इंटरव्यू लेगा, तो उनका साथ अच्छा से प्यार से खुशी खुशी में हंसी में आप लोग को थोड़ा मुंह में मुस्कुराहट लेकर आके प्यार से आप बात करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, ना डरने का ना टेंशन लेने का कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो खली बली करके आपको बस उसका साथ दोस्ती जैसा आपको प्यार से उसको बताना है, समझाना है, जो भी बताना है लेकिन बताना है। तो अच्छा से बताने पर क्या होता है कि वो एटीट्यूड जो आपका होता है ना, वो उसको भी स्टडी कर लेता है कि आदमी का बिहेवियर अच्छा है और ये आदमी आगे हमारा कंपनी में अच्छा भी जो भी काम थोड़ा कम जानकारी है वो करके वो सीख भी जाएगा, और कंपनी के लिए एक अच्छा हम लोग टेक्नीशियन हमको मिला है या एक बंदा मिला है, तो वो आपको उस तरफ से भी कुछ मार्क दिएगा। सही है। तो इसके लिए इंटरव्यू देने का टाइम हंसी से बात करना है, जैसे कॉन्फिडेंस से मैं ये काम किया हूँ और ये काम ऐसे ही होता है बोल के प्यार से बताने का, खुशी से बताने का, रिस्पेक्ट के साथ, जिनको सुनने वाला सामने वाला को अच्छा लगे और वो आपका ऊपर खुश है, और वो इंटरव्यू के साथ साथ आपको दूसरा भी क्वेश्चन भी करता है, थोड़ा मजाक भी करता है, थोड़ा दूसरा आपको टेस्ट लेता है कि आप असल में आप कैसा आदमी है, किस एटीट्यूड का आदमी है, आपको क्या मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, दूसरा टाइप में बताता है। लेकिन आपको स्मूथली आना चाहिए, प्यार से आना चाहिए। सही है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम मालूम है तो ज़्यादा ग्रेव में हम बात करेंगे, चढ़ के बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर से ज़्यादा बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है। काम मालूम है नहीं है, जो भी बात करना है नॉर्मली हिसाब से आपको बात करना है। सही है। जितना पूछेगा उतना ही देने का है, और जब आगे और कुछ उसका ऊपर क्वेश्चन करेगा फिर आपको डिटेल में थोड़ा और बताना है। सही है। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा लीडर सेफ्टी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा एमसीबी क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। हम लोग बोल सकते हैं उसको एमसीबी जो है हमारा एक इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है, जो हमारा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए वो ट्रिप होता है, यूज़ किया जाता है। हमारा पावर आगे काम करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इसको आइसोलेट करके उसको ऑफ भी करने के लिए ये भी काम आता है। और उसका फुल फॉर्म जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलेगा तो एमसीबी होता है। फिर बोलेगा एमसीसीबी क्या है, उसी का जो बड़ा वर्जन जो है, जो बड़ा है एमसीबी क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बिल्डिंग के अंदर में, हाउस में इसको यूज़ किया जाता है, छोटा छोटा ऑफिस, छोटा छोटा डीबी के अंदर। लेकिन जो बड़ा इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री होता है, बड़ा बड़ा मशीन चलता है, वहाँ एमसीबी का जगह पे एमसीसीबी लगा जाता है, क्योंकि 3 फेज पावर में ज़्यादा उधर काम होता है। तो एमसीसीबी बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। उसमें हम लोग को जो उसका जो एम्पेयर है, एम्पेयर का स्ट्रिप सेटिंग हम लोग उसमें
कम ज़्यादा कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है, बढ़ा भी सकता है हम लोग और कमा भी सकता है। लेकिन जो एमसीबी है उसमें फिक्स रहता है, जितना एम्पियर का आप लिया है, जैसे आप 2 एम्पियर से लेकर हमारा एमसीबी सीधा 60 एम्पियर तक है, उसका बाद में जो होता है वो 80 एम्पियर 100 एम्पियर वो सब हमारा 105 एम्पियर वो सब हमारा एमसीबी हो जाता है। लेकिन जो सिंगल पोल एमसीबी होता है वो 63 तक हमारा लास्ट होता है। यही भी हमारा बिल्डिंग में इतना का अंदर ही काम होता है। बाकी हम लोग को मेंटेनेंस में एमसीबी जो होता है बड़ा इलेक्ट्रिकल रूम या बड़ा हम लोग कोई मशीनरी चल रहा है या क्रेन चल रहा है उसके लिए हम लोग यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो एमसीबी होता है वो यही होता है। उसका क्या होता है, उसका जो ट्रिप होता है, ट्रिप लेवल करंट जो उसका एम्पियर होता है वो फिक्स होता है। एमसीबी में क्या होता है, हम लोग को उसमें एडजस्टमेंट और उसमें कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन रहता है और वो हमारा बड़ा जगह पे हम लोग जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री एरिया वहाँ लगता है। तो आप इतना बता सकते हैं। ईएलसीबी बोलेगा, ईएलसीबी क्या होता है, एक डीबी के अंदर एक ईएलसीबी आएगा, एक सेक्शन में एक ईएलसीबी आएगा। कोई भी छोटा सा थोड़ा सा भी कोई भी कहाँ भी एर्थ लीकेज हुआ तो उसका आपका पावर को स्टॉप कर देगा, ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा। पूरा आपका ईएलसीबी से जितना भी वो सेक्शन में होएगा एमसीबी वो सब पावर आपका बंद हो जाएगा। सही है। जैसे एक एलसीबी है उसमें हम लोग 5 एमसीबी लगा कर रखा है, 5 एमसीबी 5 पॉइंट में जाता है। तो एक एर्थ लीकेज किधर भी होएगा आपका शॉर्ट सर्किट किधर भी होएगा, आपका एमसीबी गिरने के साथ साथ में आपका एलसीबी भी गिर जाएगा। तो वो होता है एलसीबी, उसको एर्थ लीकेज ELCB सर्किट ब्रेकर। सही है, एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उसको बोला जाता है। उसी जगह पे और एक आपको भी आएगा जिसका नाम है RCBO, RCCB या RCB जो बोलता है। तो RCB जो बोलता है हमारा है RCB जो है हमारा वो उसका क्या काम है कि हम लोग जो MCB काम करता है, MCB हमारा सिंगल ओनली फेज को क्लोज करता है आप और उसको ओपन करता है। लेकिन जो RCB होता है वो क्या करता है, न्यूट्रल लाइन दोनों कटअप करता है, दोनों ऑन करता है, दोनों कटअप करता है। जिस वजह से क्या होता है कि एक सर्किट में हम लोग RCCB लगा कर रखा है, वो सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आएगा उसका लोड पॉइंट में, वही RCCB ब्रेकर ही ट्रिप कर जाएगा, वहाँ से पावर बंद हो जाएगा। लेकिन उसका सेक्शन में जितना और RCB MCB होगा उसको डिस्टर्ब नहीं होगा। सही है। उसको डिस्टर्ब होने पर नहीं होने के लिए RCB उधर यूज किया जाता है कि एक सर्किट को फुल कटअप करने के लिए न्यूट्रल लाइन RCB उधर यूज होता है। सही है। तो उसको हम लोग रेसिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर बोलता है RCCB। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है SLD बोलेगा तो क्या है। हम लोग इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे हम लोग ड्राइंग देखा, स्केड्यूल देखा, और एक चीज़ है जो है उसका नाम SLD का फुल फॉर्म है सिंगल लाइन डायग्राम। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल रूम से लेकर बड़ा सीधा ट्रांसफार्मर से लेकर हमारा इलेक्ट्रिकल रूम तक, या इलेक्ट्रिकल रूम से लेकर हमारा पॉइंट जो हमारा लोड पॉइंट तक। जैसे हमारा लोड पॉइंट हमारा कोई मोटर भी हो सकता है, कोई लाइट स्विच हो सकता है, कोई पावर सॉकेट हो सकता है। ट्रांसफार्मर से लेकर आपका मोटर तक, और ट्रांसफार्मर से लेकर आपका लाइट स्विच तक, और ट्रांसफार्मर से लेकर आपका पावर सॉकेट तक जो काम होता है, जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो आपको बताना पड़ेगा। सही है। तो वो सिंगल डायग्राम में डिटेल पूरा रहता है। ये हमारा जनरेटर रूम है, ये हमारा जनरेटर पावर आ रहा है, यहाँ से हमारा नॉर्मल पावर आ रहा है, ट्रांसफार्मर पावर आ रहा है, उसके बाद हमारा MDB रूम में आता है। तो वो कैसा आता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सिंगल लाइन डायग्राम पूछेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक आज ए इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ ड्राइंग। सही है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट ऑफ ड्राइंग होता है जिसमें डायग्राम पूरा डिटेल देता है कि हमारा काम कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट में हुआ है। सही है। तो ये आपको समझना चाहिए। कई कई जगह पे भी आपको बोलेगा कि सिंगल लाइन डायग्राम हमको बना के दो। आपका ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर और ये हो गया आपका पावर सॉकेट, वहाँ से इसका बीच में क्या क्या आ रहा है आप उसको बता के दो। आपको काम मालूम है आप किया है या SLD आप देख सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि यह हमारा हो गया ट्रांसफार्मर रूम, ये हो गया हमारा MDB रूम, उसका बाद हमारा आएगा SMDB रूम या इलेक्ट्रिकल रूम, उसका बाद हमारा DB के बाद हमारा लोड पॉइंट। सही है। ये आप आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। यही होता है उसका प्रोसीजर। सही है। चलिए दूसरा है OLR। वो क्या होता है, OLR बोलेगा तो हमारा ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले का काम क्या होता है कि एक्चुअल करंट उसमें जितना है उससे ज़्यादा आपका मोटर करंट खींचना, एम्पेयर खींचना लग गया तो ज़्यादा वोल्टेज उसका अपना उधर ज़्यादा करंट वेस्ट हो गया, या उसका लोड से जितना आपका ओवरलोड रिले में जितना लिमिट है उससे ज़्यादा थोड़ा भी जाएगा तो आपका ओवरलोड रिले उधर ट्रिप कर देता है, आपका पावर को उधर स्टॉप कर देता है, जिस वजह से आपका जो
सामने जो पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट हो, मोटर हो, पंप हो, कोई भी हो, वो प्रोटेक्शन मिल जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, वो जलने से बच जाता है और उसका एक्सीडेंट, कुछ भी एक्सीडेंट उधर आग लगने का चांस नहीं रहता है। ओवर रिले का काम है कि जब हमारा ओवर एक्चुअल करंट से ज़्यादा करंट ले उसका उसी जगह पे वो करंट को कटअप कर देगा, जिस वजह से हमारा कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी डिवाइस ख़राब होने से वो बचा देगा। तो ओवरलोड का मेन काम यही होता है। इतना सा बोलेगा तो सामने वाला को समझ आ जाएगा, उसको मालूम होगा कि आपको इसके ऊपर जानकारियाँ है। सही है, तो ये हो गया हमारा OLR। OLR बोलेगा तो वही है ओवरलोड रिले। तो उसका बाद में आपको 16 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि ATS क्या है, ATS का काम क्या है। ATS हमारा हमेशा आप लोग देख सकता है कि जैसे हम लोग का सबस्टेशन होता है या MDB रूम होता है, MDB रूम में हम लोग को ATS पैनल लगा जाता है। उसका काम क्या होता है कि जब हमारा नॉर्मल पावर आता है ट्रांसफार्मर से, नॉर्मल पावर हमारा MDB का बस बार में सीधा जाके हमारा बिल्डिंग का अंदर सप्लाई हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को ATS उसी में से हम लोग क्या किया जाता है कि एक जनरेटर पावर भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, इंटरलॉकिंग रहता है उसका अंदर में। जैसे हमारा नॉर्मल पावर ट्रिप हो जाएगा तो ATS क्या करेगा, हमारा जनरेटर को कमेंट्स देगा और जनरेटर हमारा स्टार्ट होकर उसका पावर हमको AC पावर मिल जाएगा। उसको फिर हम लोग सेम बस बार में जो बस कपलर है उसमें फिर हमारा पावर हर जगह में बिल्डिंग में फिर सप्लाई चला जाएगा। तो यही करता है कि हमारा जो अल्टरनेट करंट होता है, ATS का काम है। ATS को पहले फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बोलने का कि ऑटो ट्रांसफर स्विच। ATS जो है ऑटो ट्रांसफर स्विच है, वो क्या काम करता है कि हमारा उसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर रहता है और 2 साइड जो पावर आता है, एक साइड कोई भी पावर हो, एक साइड 1 पावर 2 जो भी है। पावर 1 जब आपका कट हो जाएगा तो पावर 2 स्टार्ट करके पावर 2 सप्लाई दिएगा। जब पावर आपको आ गया तो फिर पावर 2 को कट करके वो पावर को बंद कर देगा। यही करता है, जिसको बोलता है इंटरलॉकिंग ट्रू चेंज, इंटरलॉकिंग ट्रू चेंजिंग, क्या बोलते हैं जी दोस्तों, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग थ्रू चेंज। तो ATS का काम वही होता है। सही है, और बाकी उसका बाद में आपको एक क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये है DOL स्टार्टर क्या है। DOL स्टार्टर आप लोग बहुत जगह पे सुना होगा, देखा होगा, और इंटरव्यू में तो लाजिम पूछेगा कि ये DOL स्टार्टर क्या है। तो डोल स्टार्टर जो है वो हमारा उसको फुल फॉर्म में उसको पूरा नाम पे पूरा हम लोग बोलने के लिए हम लोग को उसको क्या बोलता है, DOL स्टार्टर को हम लोग क्या बोलता है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ये क्या काम करता है कि जैसे हम लोग को मैं पहले बताया जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर से हम लोग को एक एडिशनल ये यूज हो जाता है कि स्टार कंडक्टर और डेल्टा कंडक्टर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सीधा डोल स्टार्टर होता है। डायरेक्ट एक सिंगल कंडक्टर के साथ हमारा ओवरलोड रिले के साथ हम लोग का कंडक्टर उसमें कनेक्शन होता है, जो हमारा डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वो हमारा पंप को चालू करता है। सही है, तो ये एक भी आप सीधा बोल सकते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये भी एक हमारा डिवाइस है। सही है, और उसका ऊपर बोलेगा वो कैसे काम करता है, कैसे उसका वायरिंग किया जाता है, उसको कैसे कर रहा है। तो वेरी सिंपल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में। आप यूट्यूब में सर्च करो, देखो जितना क्वेश्चन में बोला उसका आंसर भी जो बोला आप यूट्यूब में उसको सर्च करो, उसका आपको डिटेल प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा। उसको देख के आपको नॉलेज आपका और भी अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से आपको कोई भी इंटरव्यू में आपको फेल होने का चांस नहीं रहेगा। जितना क्वेश्चन में आपको बताया उसका आंसर बताया, ये आपको याद रह गया, आपका माइंड में बैठ गया, ये काम आप सीख लिया, तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप विजिट में भी आओ या उधर से भी इंटरव्यू दो, कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देगा तो अच्छा से आपका ग्रेड में लगेगा और अच्छा सैलरी में आप आ सकते हैं। सही है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा VFD क्या है। ये जो चीज़ है स्टार डेल्टा स्टार्टर, डोल स्टार्टर और VFD, ये सब का काम एक ही जैसा है। तो VFD क्या है, तो VFD का फुल फॉर्म बोलेगा तो वर्बल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये क्या करता है, जो हमारा लगभग सेम है, सेम नहीं है, स्टार डेल्टा स्टार्टर ये सेम नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करता है, हम लोग स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है और उसका करंट सेव कर सकता है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन जो VFD होता है उसमें हम लोग को जो मोटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा नया वर्जन का नया ऑप्शन उसमें आ गया है। बहुत कुछ सेटिंग उसमें हम लोग करके हमारा बिल्डिंग का पावर जो करंट है, करंट को हम लोग सेव कर सकते हैं, हमारा करंट बिल बचा सकते हैं, हमारा पैसा भी बचा सकता है। तो ये VFD यही काम करता है।
मेन काम है कि मोटर को स्मूथली चालू करेगा और बंद करने का टाइम भी स्मूथली बंद करेगा। ऐसा झटका मार के सडन स्टार्ट और सडन ऑफ नहीं करेगा, जिस वजह से हमारा मोटर को डैमेज हो जाएगा, कॉइल जल जाएगा, वाइंडिंग जल जाएगा। ऐसा कुछ खतरा नहीं रहता है। VFD के न्यू वर्जन है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपको उसको बोल सकता है कि अपग्रेड ऑफ द स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए, सही है। तो चलिए, आपको VFD बारे में समझ आ गया होगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग में पावर कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, SLD में बताइए। एक बिल्डिंग है, जैसे कोई प्रोजेक्ट में तो आपको काम करना पड़ेगा, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में, वो कोई ऑफिस होगा या कोई अपार्टमेंट रेसिडेंस होगा या कोई होटल होगा, कोई भी बिल्डिंग हो या डुप्लेक्स बिल्डिंग होगा जो हम लोग बिल्ला बोलता है, प्राइवेट है, कहीं भी आपको काम करना है तो उसका ऊपर वो बोल रहा है कि जो पावर का है, पावर सिटी इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप बताओ। कहाँ से बताने का आपको, सीधा आपका जो मेन देवा पावर या जो म्यूनसिपालिटी पावर जहाँ से स्टार्ट हुआ आपका बिल्डिंग के अंदर, वहाँ से आपका लोड पॉइंट तक, सही है, जहाँ आपका लोड पॉइंट है, कोई सर्किट है आपका या कोई मोटर है या कोई लाइट है, तो आपको कैसे बताना पड़ेगा। तो उसको आप लोग ऐसे बता सकता है कि आपका पहले स्टार्ट हो जाता है, आपका बिल्डिंग का अंदर में जो देवा पावर आता है, पहले आपका RMU में आपका पहला कनेक्शन RMU में हो जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ट्रांसफार्मर से आपका सीधा जाएगा MDB रूम से सीधा जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल रूम या आपका SMDB। उसका बाद में आपको सीधा चला जाएगा आपका DB में। DB का बाद आपका जो भी सर्किट है, कहाँ गया, लाइट के लिए गया, पावर के लिए गया, मोटर के लिए गया, वो लास्ट होता है आपका, जिसको बोलते हैं लोड पॉइंट, सही है। तो यही स्टेप बाय स्टेप आपको RM से ट्रांसफार्मर से MDB से SMDB से DB और DB से आपका लोड पॉइंट, वो स्विच, लाइटिंग का स्विच हो या आपका पावर सर्किट हो या आपका मोटर हो या और दूसरा कोई भी डिवाइस हो जो उसका लोड, आपका करंट जो यूज होता है, जिसमें आपका काम होता है, चलता है, सही है। तो यही सबसे स्टेप बाय स्टेप एक पेपर में आपको सीधा डायग्राम बनाने का, लिखने का ये RMU, फिर थोड़ा लाइन मार के लिखने का MDB, ये ट्रांसफार्मर, इसका बाद में फिर लिखने का आपको MDB रूम, फिर एक लाइन मार के थोड़ा और एक बनाने का, उसको बनाने का हमारा जो SMDB, उसका बाद में बनाने का DB, उसका बाद में सीधा हमारा लोड पॉइंट, कोई भी एक सर्किट है या कोई भी लाइट पॉइंट आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, देखने के लिए जाएगा जो इलेक्ट्रिकल में ITI किया है या डिप्लोमा किया है उसके लिए ये कोई कुछ भी बड़ा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली वो काम फील्ड में नहीं किया है, तो इसके लिए इसका ऊपर वो थोड़ा स्टडी करे और थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देख के प्रैक्टिकल उसको थोड़ा नॉलेज बढ़ाए। कि हर आदमी को तो ऐसा नहीं है कि वो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, उसका पढ़ाई खत्म करने के बाद उसको वो काम भी प्रैक्टिकली वो पूरा कर सकते हैं। वो कोई भी कंपनी में आएगा तभी वो काम सीखेगा, काम करेगा, तो फिर उसको बाद में नॉलेज बढ़ेगा। उसका बाद में वो सीधा टेक्नीशियन से सुपरवाइजर से साइड इंजीनियर, मैनेजर तक भी उसको चांस रहता है, जिसका जो आदमी एजुकेटेड होता है। लेकिन जो लेबर कैटेगरी में होता है, जिसके पास ITI भी नहीं है या पढ़ा लिखा 10th क्लास भी पास नहीं किया है, तो वो आदमी को भी कंपनी में काम करना है, काम भी कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन आंसर में बताया उसका ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और 2-3 साल कोई भी कंपनी में जाकर काम करे, भले थोड़ा कम सैलरी हो, आप उधर से ज़्यादा सैलरी पकड़ के आप आएगा नहीं। कोई कंपनी में 50,000 60,000 में दे के जाएगा इतना कम सैलरी में, लेकिन उधर ही आप बैठ के 6 महीना 1 साल बेकार कर देगा। तो उससे अच्छा कि कोई थोड़ा कम सैलरी में आप आ जाओ। कम सैलरी बोलेगा तो कोई भी आदमी आएगा इंडिया का 20,000 का नीचे, तो उसको कम में तो कोई भी कंपनी नहीं लेकर आएगा। कोई भी कंपनी लेकर आएगा तो 1,000 दिरहम ऊपर से 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 तक वो दिएगा। लेकिन आपका टैलेंट लेगा, आपका इंटरव्यू में कैसे आप इंटरव्यू किया और उसके बाद आपका पास क्या ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट है नहीं है, उसका ऊपर करता है। लेकिन चलो हमारा पास ITI नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, हम तो फिर भी हमको कंपनी लेगा, लेकिन काम का ऊपर हमको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो सैलरी थोड़ा कम देगा, वो थोड़ा सैलरी कम पे हम इधर आके हम इसमें 2 साल काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे, फिर हम दूसरा जब हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा तो यहाँ से दूसरा कंपनी हम लोग जा सकते हैं इंटरव्यू देके, ये ज़्यादा सैलरी देगा, तो फिर हम इसको रिजाइन करेंगे या इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके हम दूसरा में जाएंगे। तो वो मेरा बोलने का है, जो वो 6 महीना 1 साल आदमी तो 2-2 साल से बैठा है, 2-2 साल से गल्फ कंट्री में वापस जाके फिर उधर बैठा है। लेकिन उससे वो क्या सोचता है कि मेरे को इतना सैलरी मिलेगा तभी मैं जाएगा, क्यों पहले मैं इतना सैलरी में काम कर रहा था। तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। पहले मेरा जो पिछला कंपनी था वो गोरा कंपनी था, गोरा कंपनी बोलेगा तो वो साउथ अफ्रीकन का कंपनी था, तो वो अच्छा कंपनी था, अच्छा फैसिलिटी भी था, अच्छा सैलरी भी था, 4-4.5 हज़ार दिरहम सैलरी भी मुझे मिल रहा था, उसमें भी अभी भी आदमी को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर कंपनी में वही सैलरी हमको मिलेगा। कंपनी चेंज होने के बाद उसका कंपनी का क्या बजट है उसका हिसाब से हमको लिएगा। हमारा काम का होता है कि हम जाके कहीं भी हम काम पे पहले लग जाए, जॉब पे पहले लग जाए, फिर उसी का बाद में हम लोग दूसरा ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा अच्छा पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करना है।
लेकिन खाली बैठे उधर अप्लाई करने के लिए ऐसा देखेगा अच्छा कब आएगा, बड़ा कब आएगा, ज़्यादा सैलरी कब आएगा, ऐसा आप करेगा तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इसमें नुकसान है। तो आपका टाइम बहुत बेकार जाएगा और आप यही सोच के पूरा टाइम ख़राब कर देगा। तो मेरा बोलने का है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको कोई भी कंपनी से काम करके गया और वो इंडिया में बैठा है, तो कोई भी कंपनी का साथ पहले इधर आ जाए, 2 साल 1 साल या 6 महीना कम से कम काम करके फिर वो यहाँ से यहाँ दूसरा कंपनी में कोशिश करे कि उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज का हिसाब से उसको थोड़ा अच्छा सैलरी मिले, सही है। लेकिन वहाँ बैठे कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहता है, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी कोई मैं सिर्फ काम का बारे में नहीं बताता हूँ, काम का जो नॉलेज होता है वो नहीं देता हूँ। मैं पूरा आपको जॉब तक भी मतलब कोशिश करता हूँ कि आप कोई कंपनी में आके जॉब में लग जाए। तो जब भी कोई कंपनी, हमारे इधर बहुत सारे दोस्त हैं, मैं इधर बहुत सालों से हूँ, जिस वजह से मेरे को दोस्त लोग बहुत कंपनी में, मिनिमम 100-200 कंपनी का अंदर हमारा दोस्त जान पहचान है। जिस जो कंपनी कोई भी कभी कंपनी का इंटरव्यू होगा, आदमी लेने के लिए बोलेगा, तो हमको मालूम होगा उसका किधर वैकेंसी हो रहा है या इसका कंपनी किधर गया इंटरव्यू करने के लिए। हम भी अपडेट यूट्यूब पे देता है कि आप लोग को भी आप टाइम से पहले मालूम पड़ जाएगा, आप वहाँ जाके वो कंपनी में इंटरव्यू दे के आप भी आ सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, आप लोग एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें या वीडियो देखें ना देखें, लेकिन हमारा चैनल तो कैसे भी चलेगा। ये जो मैं फ्री में आप लोग को नॉलेज दे रहा हूँ, ये कोई बड़ा आदमी नहीं देगा। ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल में PhD किया है या मैनेजर लेवल में है या बड़ा कंपनी में बड़ा सैलरी में है, वो लोग कुछ नहीं बोलेगा। वो लोग लेने वाला इंटरव्यू वही लोग है, इंटरव्यू जब होगा वो लोग वही लेगा। वो लोग को पता है अच्छा से कि हम इंटरव्यू में क्या लेना है, कैसे आदमी को सिलेक्ट करना है। HR का थ्रू वो लोग आएगा और आपको इंटरव्यू लेके रिजेक्ट करके जाएगा। लेकिन आप लोग को उसका ऊपर है, वो लोग यूट्यूब में चैनल करके पब्लिक को और हमारा जैसा आदमी लोग को लोग नहीं बताएगा पहले कि हमारा इंटरव्यू इस टाइप का होता है, इस टाइप का हिसाब से आप लोग को काम सीखना है, करना है, प्रिपरेशन होना चाहिए। तो वो हमारा जैसा आदमी बोलेगा जो हम लोग आपका दर्द, आपका प्रॉब्लम को जो समझता है। आपको मालूम, आप लोग को यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ मेरे को बहुत सारा आदमी मिला जो मैं इंटरव्यू लेने का टाइम पहला कंपनी में, वो लोगों को इतना मतलब ईजिली काम उनको मालूम नहीं था क्या इंटरव्यू में होगा क्वेश्चन, बस जस्ट खाली काम मालूम है इलेक्ट्रिकल का वायरिंग डिविडेशन इतना में वो आ गया। और हमारा क्वेश्चन जब हम लोग इंटरव्यू करता है मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग इंटरव्यू करेगा, उतना में वो बराबर दे दिया तो उसको आगे हम लोग नहीं करेगा, नहीं तो फिर उसके बाद और क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा कि हम चाहें कि वो आदमी को क्या मालूम है, कितना तक उसको मालूम है। तो हम इंटरव्यू में जब आदमी आता है, कोई भी इंटरव्यू उसको रिजेक्ट करना उसका कोई ऐसा नहीं रहता है कि हाँ आदमी आएगा और मेरे को उसको रिजेक्ट करके भेजना है। वो भी चाहता है कि एक अच्छा आदमी आए, उसको भी काम मिल जाए, उसको भी नौकरी मिल जाए, उसका भी अच्छा हो जाए, वो सोच के इंटरव्यू लेता है। लेकिन उसका मजबूरी यही होता है कि वो जो कंपनी में इंटरव्यू लेता है, वो कंपनी से कुछ गाइडलाइन होता है और उसमें कुछ कंडीशन होता है कि ये टाइप का आदमी को हमको लेना है, ये टाइप का ये टैलेंट होने वाला आदमी को हमको लेना है, नहीं तो आगे हमको काम कराने के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसके लिए वो ज़्यादा क्वेश्चन करता है और आपको अच्छा से वो चेक करता है, फिर उसका बाद वो सिलेक्ट करता है, सही है। तो मेरा बोलने का यही है कि आप लोग को पहले आपका टैलेंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर बड़ा सैलरी, बड़ा पोजीशन के लिए आप लोग देखना चाहिए। आप बीटेक इंजीनियर कर दिया, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ है नहीं है, आप उधर गांव में बैठा है और आप बोलता है क्या हम इतना अच्छा कोर्स किया, इतना हमारा टैलेंट है, हम एक एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर हम टेक्नीशियन में जाएंगे, हमको सीधा इंजीनियर या सुपरवाइजर जब मिलेगा तब जाएंगे। ऐसा आपको कितना साल भी चला जाएगा, लेकिन मिलने का चांस बहुत कम रहेगा। लेकिन उसी टाइम आपको देखना है कि चलो इधर 1 साल खराब करने से अच्छा टेक्नीशियन में चला जाएंगे, कोई भी कंपनी में थोड़ा बहुत काम करेंगे, देखेंगे उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मज़ा है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं, फिर छोड़ के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ये नहीं करते, आप लोग उधर ही बैठा रहता है। कभी हमको 5,000 सैलरी मिलेगा या 50,000 इंडिया का सैलरी मिलेगा या हमको कभी अच्छा पोजीशन मिलेगा, थोड़ा रिस्पेक्ट लेवल का मिलेगा, तभी हम जाएंगे, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। क्यों, गल्फ कंट्री में आप कितना भी अच्छा सर्टिफिकेट आपका पास हो, आपका पास उतना अच्छा कोर्स हो, प्रैक्टिकली हो, लेकिन इतना जल्दी गल्फ में काम नहीं मिलेगा। गल्फ का मेन चीज़ यही बोलता है कोई भी कंपनी, आपको गल्फ में कितना साल का एक्सपीरियंस है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको अच्छा पोजीशन, अच्छा सैलरी में आपको लेकर आएगा नहीं, सही है। और एक बात मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि जो दोस्त लोग हमारा विजिट में आ गया है और वो लोग को इधर गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग को कैसे काम करना है और क्या उन लोग को क्या करना है नहीं करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज दे। और जिसका पास पैसा ख़त्म हो गया, विजिट वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया, उसको अभी तक जॉब नहीं मिला, 1 लाख रुपया खर्चा होता है जब आदमी वीज़ा टिकट लेकर आता है और इसके बाद उसको इधर रूम रेंट दे के 1000 कंपनी में जाके इंटरव्यू देने का, आना जाना जो टैक्सी और बिल होता है, वो जो पैसा होता है उसके ऊपर
जितना उसका पास पैसा रहता है वो ख़त्म हो जाता है, बाद में वो टेंशन हो जाता है, परेशान होता है, डर जाता है। तो मेरा ये चैनल इसी के लिए है, यूट्यूब में ये पैसा लेके मैं मेरा कुछ पर्सनल खर्चा नहीं करता हूँ। यूट्यूब से जितना पैसा मुझे मिलेगा, मेरा यही है कि मैं पहले से ही फिक्स करके रखा हूँ कि जितना पैसा मिलेगा मैं दूसरे को हेल्प करेगा, जो आदमी विजिट में आया है। और उसका बाद में जी दोस्तों, यही मैं बोल रहा था कि ये जो चैनल है, आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग को ये बात मालूम नहीं होगा शायद कि दूसरा यूट्यूबर जैसा मैं नहीं हूँ। मेरा आप लोग देखता है कि हमारा जितना टेक्निकल काम करने वाला गल्फ में वही लोग मेरा वीडियो देखता है, वही लोग सब्सक्राइब करता है। बाकी जिसका पास जाता है वो लोग सब्सक्राइब नहीं करता है, बोलते हैं इससे हमको कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग का एक सब्सक्राइब बनना, मेरा वीडियो को वॉच करने से मेरे को जो पैसा आता है उसमें मैं 50% आदमी को हेल्प करता है। जो आदमी गल्फ कंट्री में आया, जिसका पास पैसा नहीं है, जो गरीबी आदमी लोन करके आया, किधर से कुछ पैसा उसको अरेंज करके लेके आया दूसरे से, उसको इधर जॉब मिलने के बाद, जॉब विजिट में आने के बाद जॉब नहीं मिल रहा है, वो वापस जाने के लिए भी उसका पास पैसा नहीं आता है, वो टेंशन होता है, डर जाता है। ऐसा आदमी को मैं हेल्प करता हूँ बहुत। जब मेरा चैनल भी नहीं था उससे पहले भी मैं बहुत सारे आदमी को हेल्प किया। लेकिन अभी इसके लिए मैं चैनल बनाया कि मेरा सैलरी से तो इतना हेल्प हमेशा नहीं कर सकता हर आदमी को। किसी का पास पैसा नहीं है खाने के लिए, किसी को वापस जाने के लिए पैसा नहीं है, एक टिकट करके हम उसको भेजेंगे, कम से कम उसका जो फाइन है, ओवरस्टे में बहुत सारा आदमी ओवरस्टे, वीसा खलास हो गया, पैसा नहीं है वीसा रिन्यूअल करने के लिए, तो वो लोग ओवरस्टे में बिना वीसा में इधर रह गया। ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो इधर बिना वीसा में रहना, इधर ये गवर्नमेंट का रूल्स का खिलाफ है। इसमें आपको फाइन डेली लागू हो जाएगा और पर डे एक विजिटर को विजिट में जो आया है, एक दिन उसका ज़्यादा हो गया तो 100 दिरहम उसका फाइन है। आप सोचो महीना में उसका कितना फाइन आएगा, 3000 दिरहम फाइन आएगा तो 60,000 दिरहम उसका फाइन भरना है। उसके बाद में उसको टिकट लेके घर जाना है। तो ये जगह पे हम क्या करते हैं, उसको सीधा अम्बासी में भेजते हैं। अम्बासी से जाके जिसका ज़्यादा दिन हो गया, जैसे वो आया विजिट में, उसको जॉब नहीं मिला, एजेंट लोग उधर से पैसा लेके इधर भेज दिया, इधर वो भटक रहा है, तो ऐसा वाला आदमी को हम देता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर से हमको जब कॉन्टैक्ट करता है तब हम उसको आइडिया देता है, नॉलेज देता है कि सीधा अम्बासी में जाओ, उधर से आउट पास बनाओ, सीधा घर चला जाओ। लेकिन आउट पास में एक ही प्रॉब्लम होता है कि आपको दोबारा इधर आने के लिए वो लोग नो एंट्री मार देता है कि आप फाइन, आप गलत किया, अब ओवरस्टे में इधर रहना ये एक गलत है। तो आप जब गलत करेगा आपका ऊपर पनिशमेंट आएगा, तो यही पनिशमेंट वो देता है कि नेक्स्ट टाइम आप लोग यूएई का अंदर आ नहीं सकता है। कितना दिन के लिए, कितना साल के लिए वो नो एंट्री मार देगा, उसका बाद में भी आ सकता है। किसी किसी को 1 साल मारता है, किसी किसी को 5 साल, किसी किसी को पूरा टाइम भी मार देता है नो एंट्री, दोबारा वो लोग नहीं आ सकता है। सही है, तो यही प्रॉब्लम होता है। इसी जगह पे हम बहुत सारे आदमी को हेल्प करता है। और मेरा चैनल को मैं आप लोग यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरा वीडियो, आपका काम का नहीं है ठीक है, आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है, उसको शेयर कीजिए कि कोई भी कंट्री में कोई भी रहे, जो हमारा टेक्निकल वीडियो हर आदमी को काम चाहिए, नौकरी चाहिए। दुनिया में ऐसा कौन सा परिवार है जिस परिवार में वो आदमी को जॉब नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए? तो हर परिवार है तो हमारा दुनिया कितना बड़ा है। तो हर आदमी एक सब्सक्राइब करेगा और हर आदमी वीडियो को वॉच करेगा, जो पैसा आएगा उसमें आप लोग कुछ देने का जरूरत नहीं है। आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ा, लेकिन आपका इतना जो हेल्प है उसी से किसी आदमी कितना बड़ा मजबूर में, कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंसा है वो बच सकता है। तो उसका ऊपर आप सोचेगा कि हम चैनल में बोलता है और करता नहीं है, उसी को भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कौन आदमी किस हालत में फंसा है और हम उसको क्या हेल्प किया, उसका वीडियो भी आपको अपलोड करके देंगे। लेकिन ये एक्चुअली दुबई के लिए सही नहीं होगा कि देश का बदनाम होगा। वीडियो ऐसा हम लोग इंटरनेट में छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं मिला जुला के आपको जैसे भरोसा होगा वो हिसाब से मैं उसको बना के, कुछ भी काट के, कुछ भी एडिट करके, और जो भी है मैं उसको आपको अपलोड करूँगा। नहीं तो आपको मैं दूसरा लिंक भेजूंगा व्हाट्सअप से, आप देख सकते हैं कि हम इधर कितना आदमी को कितना हेल्प करता है, कितना सपोर्ट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को बड़ा कीजिए। जब मुझे ज़्यादा पैसा आएगा, जितना हमारा आदमी आया विजिट में, जो आदमी जिस परिस्थिति में होगा, उसको क्या प्रॉब्लम चाहिए, उसको टिकट चाहिए या उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको कुछ खाने के लिए हम दे देंगे। उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ उसको जाना है, कैसे जाना है, क्या उसको किधर रहना है, और दूसरा सब कुछ ऑप्शन है। जो एक आदमी के पास पैसा खत्म हो गया वो क्या करेगा, उसके लिए है। लेकिन सब कुछ इंटरनेट में नहीं बात कर सकता है। तो इसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ। आपको कितना सारा यूट्यूबर है, कौन आपको मोबाइल नंबर डायरेक्ट दिया है डिसीजन में कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। हमारा यही है, ये जो चैनल है ये कि हमारा ये हेल्पिंग चैनल है। इसमें आपको काम सिखाने का साथ साथ, इंटरव्यू के बारे में बताने का साथ साथ, गल्फ के बारे में बताने का साथ साथ, इधर का जो भी है A to Z हर चीज़ आपको जानकारी देने का साथ साथ में भी हम, जो आदमी गरीब है, जो आदमी प्रॉब्लम में फंस गया है, जो आदमी दिक्कत में, दुबई में एक आदमी के साथ बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है। आप लोग देखा नहीं होगा
एक आदमी को बुलाएगा थोड़ा बात करने के लिए, तो आदमी नहीं नहीं मेरा पास टाइम नहीं है बोल के चला जाएगा, कि उसको मालूम है ये आया है कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा है, उसका पास जाएगा, उसका बात सुनेगा, उसको मेरे को 10-20 दिरहम 50 दिरहम 100 दिरहम देना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ मेरा जैसे भी मेरे को टाइम वेस्ट या पैसा वेस्ट होगा। तो इधर कोई किसी, लेकिन हम और थोड़ा आदमी लोग जो है दूसरे का हम लोग हेल्प करता है, कितना आदमी को कितना हेल्प किया उसका रिकॉर्ड हमारा पास नहीं है, और जो हिसाब से आदमी लोग फंसा है उसका वीडियो भी हम लोग नेट में इंटरनेट में अपलोड नहीं कर सकता है। क्यों? ये देश के लिए बदनाम होगा। गलत तो हमारा कंट्री वाला किया, एजेंट लोग बहुत सारा आदमी को सीधा उठाया, इधर जॉब नहीं है, कंपनी भी नहीं है, मालूम नहीं है कौन सा कंपनी में जा रहा है, सीधा उधर से इधर भेज दिया। इधर से एक रूम का अंदर 10-10 आदमी को रख के एक रूम का अंदर में इधर इंटरव्यू जाओ, उधर इंटरव्यू जा, उधर ऐसे इंटरव्यू, खाली इंटरव्यू ट्रायल कराते कराते उसका जो वीज़ा है वो डेट खत्म हो जाता है। इंटरव्यू देते देते वो वीज़ा खत्म हो जाता है। वो कब फिर जॉब करेगा? और जॉब करने से पहले मिनिमम आपके पास 15 दिन 1 महीना का टाइम नहीं है वीज़ा में, तो कोई भी कंपनी नहीं लेगा। क्यों? उसको वीज़ा लगाने के लिए भी थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम चाहिए, उसका अंदर फाइन जो आएगा वो कौन देगा? आप तो विजिट में आए, आपको एजेंट भेज दे, आपके पास पैसा नहीं है। तो इसी जगह पर हम भी बहुत सारा आदमी को हेल्प करता है। बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू जिधर होता है, हम लोग को हमारा बहुत पुराना दोस्त लोग है जो जिस कंपनी में है उसका कंपनी में वैकेंसी है, तो हम उससे कॉन्टैक्ट करके उसको वहाँ भेजता है। किसी आदमी को जॉब मिल जाता है, किसी आदमी को भी जॉब नहीं मिलता है। लेकिन जिसको नहीं मिलता है उसको घर वापस कैसे जाना है, उसका ऊपर भी हम क्या हेल्प करता है वो डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इतना ही आपको रिक्वेस्ट है मेरा, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा आप लोग वीडियो देखिए। आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपका रिलेटिव वीडियो नहीं है, आप काम का, आपको ये फील्ड का नहीं है, ठीक है, चला के उसको छोड़ दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपका मोबाइल में चालू करके आप छोड़ दीजिए। जिस वजह से आपका मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मेरा भी व्यूअर्स आ जाएगा, और वो जो पैसा आएगा उसमें किसी गरीब का हेल्प हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा हेल्पफुल होगा। तो यही रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ आप लोग को रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन आप लोग हेल्प करें ना करें, मेरा जो काम है, मेरा जो ड्यूटी है, मैं ऐसे 10 महीना से करके आ रहा हूँ। अभी तक मुझे 1 रुपया यूट्यूब से नहीं मिला, लेकिन मेरा चैनल से पहले भी मैं बहुत सारे आदमी को हेल्प किया हूँ। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। अभी तक 10 महीना हो गया मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए। मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो कितना तारीख को मैं अपलोड किया था, सही है जी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोटोसेल क्या है। फोटोसेल आप लोग को मालूम होगा जो काम किया है। फोटोसेल ये होता है जो हमारा बिल्डिंग का एक्सटर्नल लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट हो गया, या बिल्डिंग का चारों तरफ में जो लाइट लगता है, बाहर का लाइट जो रूम का अंदर नहीं है, बाहर है, ओपन प्लेस में, सही है। तो वो लाइट को ऑटोमेटिकली उसका टाइम पे चालू करना है और ऑफ करने के लिए फोटोसेल यूज होता है। वो एक हमारा सनसेट टाइप है, वो हम लोग उसको हाइट में पूरा बाहर में रखते हैं, ओपन एरिया में। उसको जितना बिल्डिंग का हाइट है या उसमें कुछ टावर है उसके ऊपर हम लोग उसको लगाता है। उससे सीधा हमारा डीबी में कंट्रोल पैनल में आ जाता है, उसमें उसका कंट्रोलिंग वायरिंग हो जाता है। वो उसका काम क्या होता है, ये सनराइज को डिटेक्ट करता है। जो सनराइज है हमारा सूर्य का जो किरण होता है, वो जब तक किरण रहेगा या थोड़ा सफाई रहेगा तो तब तक वो लाइट को ऑन नहीं करेगा, सही है, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। जब से थोड़ा डार्क आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, या किसी दिन में भी जो बारिश ज़्यादा हो जाता है उसके बाद अंधेरा हो जाता है, उस टाइम भी वो लाइट चालू हो जाएगा। फोटोसेल इसके लिए लगा जाता है कि बाहर का जो लाइट है उसको ऐसा नहीं है कि सुबह हम लोग चालू बंद करना है और शाम हो जाएगा 6 बजे चालू करना है। वो सिस्टम में उसको हम लोग टाइमर नहीं लगा सकता है। क्यों? कभी बीच में कुछ बारिश हो गया या कुछ धूप नहीं है, तो अंधेरा टाइप का है, डार्क है, तो उस टाइम भी हमारा लाइट चालू होना चाहिए। तो इसके लिए फोटोसेल रखा जाता है। वो सनराइज को डिटेक्ट करता है और उसी में से कमेंट्स देता है, एनओएनसी कंट्रोल पैनल का अंदर में होके फिर हमारा लाइट ऑन हो जाता है, सही है। तो फोटोसेल यही काम करता है और इसी को फोटोसेल बोला जाता है, सही है। तो कोई भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा तो आप इतना बोलेगा भी तो ठीक है, सही है। और दूसरा नेक्स्ट जो है 21 क्वेश्चन अभी है, तो हमारा लाइट का वायर का साइज क्या है। ये बहुत पहले में भी बहुत इंटरव्यू में बताया। लाइट का वायर का जो साइज है गल्फ कंट्री में स्टैंडर्ड साइज वो 2.5 है। हम अपना मुल्क में 1 mm में भी हम लोग काम कर लेता है, या 0.7 में भी काम कर लेता है। कितना साइज का वायर हम लोग वहाँ यूज करते हैं, लेकिन ये इधर का जो स्टैंडर्ड है वो 2.5, 1.5 में भी नहीं करेगा। 2.5 उसका स्टैंडर्ड साइज है जो हमारा लाइटिंग के लिए यूज होता है। और पावर के लिए जो 4 mm यूज होता है, अपना मुल्क में 4 mm का वायर कोई भी यूज नहीं करता है। पावर के लिए भी वही 1 mm और लाइटिंग के लिए भी वही 1 mm, या कोई अच्छा बिल्डिंग है अपार्टमेंट में उसमें 2.5 पावर के लिए या 2 mm ऐसा वो यूज करता है। लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ इधर एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रपोजल के लिए यहाँ एक स्टैंडर्ड का साइज इधर फिक्स हुआ है। हर ड्राइव में वो मेंशन रहता है, उसको
वो हिसाब से आदमी को काम करना पड़ता है। जो हमारा वायर का साइज़ है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वायर का साइज़ क्या है लाइटिंग का, तो 2.5। पाइप का कंडक्टिंग भी साइज पूछा जाएगा, तो उस टाइम आप बता सकता है कि कंडक्टिंग का जो साइज़ है लाइटिंग के लिए स्टैंडर्ड साइज है हमारा 20 mm है, पावर के लिए 25 mm है, और ELB का पूरा सिस्टम के लिए 25 है। जितना डाटा है, फायर अलार्म है, BMS है, जो भी केबल होएगा डाटा का उसका पूरा 25 का, GI हो या PVC हो, जो भी कंडक्ट हो उसका साइज वही होता है। और 4 mm के लिए जो पावर के लिए जो हम लोग वायर यूज करेगा वो 4 mm का साइज होगा। सही है, ये 2 क्वेश्चन आपको आएगा, लाइटिंग का, पावर का, पाइप का साइज और वायर का साइज। सही है, आपको ये याद रखने का कि यहाँ गल्फ कंट्री में कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है। और उसका बाद में क्लैम्प मीटर पूछेगा। क्लैम्प मीटर मेंटेनेंस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्यों क्लैम्प मीटर में क्या होता है, हम लोग जो केबल का जो एम्पियर है, एम्पियर चेक करने के लिए सिर्फ क्लैम्प कैसे ओपन करेगा और उसमें घुसा देगा, हमारा एम्पियर केबल अंदर आ जाएगा, उसमें हम लोग को एम्पियर हमको मालूम पड़ जाएगा। सिलेक्ट करेगा तो उसमें एम्पियर किधर है उधर सिलेक्ट करेगा तो हमको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दूसरा कोई भी डिवाइस मल्टीमीटर या दूसरा में हम लोग लेने के लिए उसका एंड मूवमेंट में जाना पड़ेगा। 2 पिन उधर से 2 पिन नहीं लगा सकते, क्यों, हमारा एक ही पिन लगा के दूसरा साइड से हम लोग मल्टीमीटर में थोड़ा अलग टाइप रहता है उसको एम्पियर लेने के लिए, लेकिन मल्टीमीटर अलग होता है। मल्टीमीटर का काम है वोल्टेज चेक करने का है और कंटिन्यूटी लेना है, रेसिस्टेंस लेना है, रेसिस्टेंस चेक करना है, यही सब काम होता है। क्लैम्प मीटर का काम होता है ज़्यादा तरफ एम्पियर लेने के लिए। जो हमारा केबल है उसको किधर भी कटिंग नहीं करके सीधा उसमें ऊपर से केबल का ऊपर से हम लोग ऐसे क्लिप करेगा तो उसका अंदर कितना पावर, कितना करंट सप्लाई हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हमको रीडिंग मालूम हो जाएगा। उसमें भी हम लोग कंटिन्यूटी ले सकता है, उसमें भी वोल्टेज चेक कर सकता है, लेकिन ज़्यादा तरफ एम्पियर चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर यूज होता है। सही है, तो उसका काम वही है। पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें यही काम हम लोग किया जाता है। सही है, तो मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर आप लोग समझ गया। अभी 24 क्वेश्चन हमारा है मल्टीमीटर। ये भी आप ऐसा बोल सकता है कि मल्टीमीटर हमारा एक इलेक्ट्रिकल का डिवाइस है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। सही है, और उसका बाद में हमारा फोरकेंट लाइट जो बोलेगा तो हम लोग नॉर्मली ट्यूब लाइट बोलते हैं, वो ट्यूब लाइट का कनेक्शन करके दिखाइए और नहीं तो उसका डायग्राम बनाइए। पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा पावर आया, लाइन न्यूट्रल आया, हमारा जो ब्लास्ट बोलता है उसको ब्लास्ट, जिससे ड्राइवर भी बोलेगा, तो ड्राइवर का इन साइड में हम लोग उसको दिया और उसका आउट साइड से 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 2 ये ट्यूब साइड का इस तरफ के लिए होल्डर के लिए, 2 उस तरफ होल्डर के लिए, लाइन और न्यूट्रल। सही है, एक इस तरफ एक उस तरफ, उसमें 2 पॉइंट क्या होगा, लाइन न्यूट्रल, उसमें भी 2 पॉइंट लाइन। उसका साथ में चौक भी वायरिंग होता है, एक स्टार्टर भी रहता है, तो आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सही है, उसका ऊपर आपको सीखना है, देखना है तो चैनल में आप सर्च कीजिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा कि यूट्यूब का वायरिंग कैसे डायग्राम किया जाता है। सही है, प्रैक्टिकल भी है, उसमें आप देख के सीख जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन ही आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आपको उसमें से देख के लगाना पड़ेगा। क्यों, ये डायग्राम है, उसको वर्बल में नहीं बता सकता है, उसको पेपर में डिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सही है, तो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप उसको देख सकते हैं। तो यही था हमारा आज का जो भी है इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। ये जो मैं 25 क्वेश्चन आपको मैं बताया, उसका आंसर बताया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी इंटरव्यू करेगा तो इसी का अंदर का क्वेश्चन वो पहले पूछेगा, उसका बाहर में वो अलग कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो इतना मायने नहीं रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट इसी में होता है। और ये स्पेशल FM जो कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी है, उसका इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर यही होएगा। कंस्ट्रक्शन का ये नहीं होएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग इंटरव्यू क्वेश्चन होएगा, इलेक्ट्रिशियन के लिए, सुपरवाइजर के लिए, फोरमैन के लिए। तो मैं उसका ऊपर और एक वीडियो बनाएगा, ऑलरेडी मेरा चैनल में है, लेकिन उसमें कम्प्लीटली इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये जो वीडियो आज बना, इसमें ये कम्प्लीटली इंटरव्यू, स्टार्टिंग से आप इंटरव्यू जाएगा और स्टार्टिंग से आपको जो एंड तक जो पूछा जाएगा उसका बारे में ये क्वेश्चन आंसर है। सही है, तो कोई भी ये वीडियो इतना लंबा होने का कारण यही है कि इसका फुल कंप्लीट इंटरव्यू का फुल जो क्वेश्चन आंसर होता है इसमें है और आपको मैं बताया। सही है, तो आपको कोई भी इंटरव्यू में 1 घंटा 2 घंटा से कम टाइम में आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर देने के बाद थोड़ा डिजाइन करके, डायग्राम करके पेपर में भी लिख के देना पड़ेगा। और उसका साथ साथ में आपका पास ITI और डिप्लोमा या BTech इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब अच्छा से अच्छा सैलरी में आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो जिसका पास नहीं है, 10th से कम पढ़ा है या पढ़ा भी नहीं है और भी कम पढ़ा है, ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये जो मैं बताया, ये 25 क्वेश्चन को आप पूरा
ध्यान में रखिए, उसको जाके यूट्यूब पे बार बार देख के ये काम का ऊपर आपका जानकारी ले लीजिए। फिर आपको कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो आपको इंटरव्यू का टेंशन रहेगा कि इंटरव्यू में हम फेल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप जाएगा तो कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ये 25 क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो सही है। तो चलिए आज का वीडियो में यही था, बहुत लंबा हो गया वीडियो में, और एक वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिटेल बात करेंगे और आपको और भी दुबई के बारे में, यूएई के बारे में मैं और आपको बताऊंगा। और एक इंटरव्यू है चल रहा है हमारा आसमास, मुंबई आसमास कंपनी में आज से चल रहा है, 16 तारीख तक चलेगा सऊदी के लिए। ये जैसे शॉर्ट टर्म होता है 6 महीना के लिए, 1 साल का अंदर, तो उसका आप लोग चाहे तो मुंबई में जाके आप वो कंपनी वो ऑफिस में जाके आप उधर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकता है। और उसका जो डिटेल है एड्रेस मैं ये वीडियो का साथ में मैं दे दूंगा और आपको वहाँ से मिल जाएगा कि उसका पूरा डिटेल और मोबाइल नंबर। पहले मोबाइल से बात करके फिर आप जाने का, सही है। कौन सा स्टेट से कोई आदमी जाता है तो कितना सारा पैसा खर्चा होता है, टाइम जाता है, तो पहले का बात कर लेने का, फिर उसका बाद उधर जाने का, सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।